एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7th साइंस विज्ञान चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। मतलब प्राणी कहने का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी चीज जिसके अंदर जान है, जो प्रजनन करता है, जो भोजन बनाता है, भोजन करता है, श्वास लेता है, जिसमें वृद्धि होती है। ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे हम सजीव भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे सजीव कहते हैं। तो इन्हीं सभी सजीवों के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है, जो खाने की प्रक्रिया है, जो अपने शक्ति को, अपने ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यही सारी चीजें हमें इन चैप्टरों में जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। आप सभी बच्चों ने चैप्टर 1 को पढ़ लिया है। तो उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि पादप जो होते हैं, पादप को मैंने बताया था कि पौधे भी तो कहते हैं, पेड़ पौधे भी का तो दूसरा नाम पादप है। वो अपना भोजन जो है वो किस चीज से बनाते थे? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पादप हैं, वो अपने भोजन जो बनाते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको मैंने समझाया था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। परंतु जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हम इंसान ही क्यों ना हो, वो ऐसा तो नहीं करते। वो तो प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है, उनकी तो पत्तियां होता नहीं है, उनके तो जड़ होते नहीं है, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो यही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो इंसान ही हो, चाहे कोई और हो, वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, या परोक्ष मतलब घुमा फिरा के इधर से उधर होके वो कहीं ना कहीं पादपों पर ही निर्भर करता है। आप सोचो वो कैसे? हम तो पेड़ पौधे खाते नहीं है। अरे हम पेड़ पौधे नहीं खाते, गेहूं मक्का तो खाते हैं, चावल तो खाते हैं, आलू तो खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं, टिंडा गोभी मटर मशरूम ये सब तो खाते हैं। तो ये सब भी तो पादप ही है ना, प्लांट ही है ना। या फिर आप कहोगे कि अच्छा सर, आप तो ये बता रहे हो कि सभी जीव जंतु के बारे में आपने बताया, तो सभी जीव जंतु में तो शेर भी आता है। तो क्या शेर भी ये घास फूस खाता है क्या? वो भी टिंडा गोभी खाता है क्या? वो भी मशरूम खाता है क्या? अरे ठीक है, वो मशरूम नहीं खाता, वो बकरी खाता है ना, वो हिरन खाता है ना, वो कुत्तों को खाता है ना, मांसाहारी है ना वो, तो मांस खाता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैंने भी आपको बताया ना कि प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने आपको दिखाई देता है, परोक्ष मतलब जो आपको सामने नहीं दिखाई देता है। जैसे कि शेर, शेर तो हिरन खाता है, तो हिरन क्या खाता है? हिरन तो पत्तियां खाता है, हिरन तो जंगल खाता है, हिरन तो घास खाता है। तो कैसे भी देखो, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तो आश्रित तो पेड़ पौधे पे ही है ना। जैसे पेड़ पौधों को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया। तो कहीं ना कहीं से जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पेड़ पौधों पर ही आश्रित है, मतलब पादप पे ही आश्रित है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग के विधि से सम्मिलित है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी जीव हैं, जीवों को वृद्धि करने के लिए, मतलब अपने शरीर का ग्रोथ करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर के लिए ऊर्जा अर्थात एनर्जी प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो वही कहा गया है प्राणियों के पोषण में, मतलब जितनी भी जंतु हैं उन सभी के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता। हमने पोषक तत्व का जिक्र किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, आयोडीन आता है, बहुत सारे विटामिन आते हैं, कैल्शियम्स आते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कशन किया था ना। तो यही कह रहा है जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको कहाँ से प्राप्त होता है? वो उन्हें उनके भोजन से प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पे आपका जो बुक है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पिछले कक्षा में इन सभी भोजन के संगठक के बारे में पढ़ा था, और इसने पूछ भी दिया। वो कह रहा है कि कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में, क्लास 6 में ये बात बताया गया है कि भोजन के अनेक संगठक है। स्मरण करके उसका नाम लिखिए सारे बच्चों को। यहाँ पे एक होमवर्क है मेरे तरफ से। जिन बच्चों ने इन 4
भोजन के संगठक को लिख के कमेंट करके मेरे को बताया चैनल पे, यूट्यूब पे, तो मैं समझूंगा कि नहीं बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 4 आपका काम जो है वो आपके यूट्यूब पे कमेंट करके बताएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। ये भी मैंने आपको क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ाया था। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे आपको नीचे जो है वो बताया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जटिल पदार्थ है और कुछ सरल पदार्थ है। तो जटिल पदार्थों के रूप में अगर डायरेक्ट वो इस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनको ये डायरेक्टली उसको अटैचमेंट नहीं ले सकते हैं, तो वो उसे सरल बना के अटैचमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम तो ये मिल गया है कि आपको इन 4 भोजन के संगठक को बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कार्बोहाइड्रेट को जटिल मात्रा में नहीं ले सकते हैं। जटिल कहने का मतलब है इस अवस्था में वो नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर इस अवस्था में उसको ग्रहण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको परिवर्तित करके दूसरे रूप में जाके उसका उपयोग करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, टूटना या विखंडन कहते हैं। टूटना या विखंडन कहते हैं। तथा इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पाचन क्या होता है, तो आप इन सारे बातों को वहां पे समझाएंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है खाद अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। जैसे कि खाद को खाने या अंतःग्रहण मतलब एक्सेप्ट करने की जो अलग अलग विधियां हैं उसके बारे में जान लेंगे। भोजन के अंतःग्रहण की विधियां विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जितने भी जीव है ना, उन सभी में भोजन करने की, अंदर भोजन को पचाने की ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। अब यहाँ पे आपको तो ये बात पता है ना कि हनी भी जो होता है, जो शहद बनाता है, वो क्या करता है, वो फूल पौधों के परागकण को ही तो चूसता है, मकरंद को ही तो चूसता है। मानव एवं अन्य जंतुओं में शिशु जो है वो शिशु पीता है। कहने का मतलब है कि जो इंसान के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ का ही दूध पी के रहते हैं, चाहे गाय का बच्चा हो गया, बकरी का बच्चा हो गया। अजगर जैसे सर्प की बात करें, अगर अजगर जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसकी बात करें तो सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अब अजगर की अगर बात करोगे तो अजगर तो किसी भी रोटी के टुकड़े को तो नहीं खाता है ना, तोड़ तोड़ के सब्जी के ऊपर लगा के तो नहीं खाता है ना, दूध के साथ तो नहीं खाता है ना, वो तो अपने शिकार को सीधा निगल ही जाता है, सीधा जिंदा ही खा जाता है और पेट के अंदर जाके उसके अंदर वो पचता रहता है। कुछ जलीय प्राणी की अगर बात कर ले, जलीय प्राणी का मतलब हो गया जो पानी में रहते हैं, वो अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अब मछली को अगर आप देखोगे तो वो पानी के अंदर मौजूद खाद्य पदार्थों को अपने गलफर्रा झिल्ली के माध्यम से छान के और फिर उसको ग्रहण करता है भोजन के रूप में। तो जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का खान पान करने का तरीका, पचाने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे सारणी 2.1 दिया गया है। सारणी 2.1 में आपको जंतु का नाम दिया गया है, आहार का प्रकार दिया गया है और आहार की विधि दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे घोंघा है तो ये किस प्रकार के भोजन को करता है और इसके भोजन करने का तरीका कौन सा है। चींटी है, वो कौन से प्रकार के भोजन करता है, उसकी विधि क्या है। चील है, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आहार की विधि को भी बताया गया है, जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन इत्यादि। तो आपको पता है कि ये चूसन विधि कौन लेता है, ये मच्छर लेते हैं। मच्छर हमारा खून चूसता है, सभी को कॉमन सी बातें हैं। ऐसे ही करके आपको इन सभी जीव जंतुओं के बारे में बताना है कि इनके खाने का तरीका क्या है और ये किस प्रकार की विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे VVI पॉइंट्स आ चुका है जिसका नाम है मानव में पाचन। जो हम इंसान है ना, वो जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से पचता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। कैसे इंसान जो है वो अपने भोजन को पचाता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। हर एक व्यक्ति क्या करता है, भोजन जो है अपने मुंह से ग्रहण करता है, इसे फिर पचाता है और फिर उसका उपयोग करता है। आहार का बिना पचा हुआ भाग जो है वो मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। जो भोजन हम करते हैं और भोजन करने के बाद जो पार्ट हमारे शरीर के अंदर वो बच जाता है, उसको फिर क्या कहते हैं, पॉटी के माध्यम से, मल के माध्यम से इंसान अपने शरीर से निष्कासित कर देता है, निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या
आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन जो हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फूड। तो वो जो हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, कैसे उसके साथ क्या होता है? तो देखिए, भोजन एक सतत नली से गुजरता है। हमारे शरीर के अंदर एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भोजन गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। मतलब ये एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से वो भोजन ऊपर से लेके नीचे की ओर जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके प्रश्न में भी पूछा गया है इसी चैप्टर में कि मुख्य वाहिका, पहला तो ये है उस इंटरनल पार्ट्स में, पहला है मुख्य वाहिका, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है ग्रासिका जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत्र छोटी आंत जिसे कहते हैं, पांचवा है बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, इसके बाद है मल द्वार और फिर है गुदा। इतने सारे पार्ट के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए भोजन जाता है। अब फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या यह एक बहुत लंबा मार्ग नहीं है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से भोजन गुजरता है? तो देखिए, ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न, देखिएगा ध्यान से समझिए, जैसे जैसे भोजन जो हमारा है वो विभिन्न भागों से गुजरता है। जितने भी मैं यहाँ पे मैंने आपको नाम बताए हैं, मुख्य गुहिका, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रासिका, अमाशय, मल द्वार, गुदा, इन सभी से हमारा भोजन क्या होता है, गुजरता है। एक दूसरे पार्ट से वो आगे की ओर बढ़ता है। उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अब ये क्या कह दिया, अब हमने क्या खाया है, रोटी खाया है, सब्जी खाया है और दूध पिया है। अब ये तीन चीज हमारे नली से गया और जितने भी पार्ट का नाम मैंने अभी आपको बताया उन सभी से गुजरते हुए ये क्या करेगा, पचता चला जाएगा। मतलब इसके अंदर की जो एनर्जी होगी वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, उसके पावर को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसा कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस कहने का क्या मतलब है, यह एक ऐसा लिक्विड देती है उन भोजन को कि जिससे वो पचने लगते हैं, जिससे वो गलने लगते हैं और उसके अंदर के मौजूद जितने भी एनर्जी होते हैं उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलते हैं। अब हम जो भोजन करते हैं वो तो जटिल होता है ना, वो तो हमने चबाया और अंदर डाल दिया, फिर इसको पूर्ण रूप से, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूं, आप कभी आटा पीसते हुए लोगों को देखा है? आटा पीसने में हम दो तरह का उपयोग करते हैं। पहले के समय में तो हम चक्की का यूज करते थे, आज लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चक्की का यूज करते हैं। तो उसके ऊपर एक डलिया लगा होता है, उसमें हम गेहूं डाल देते हैं और धीरे धीरे फिर वो जाता है और फिर वो आटा बन के निकलता है। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही डलिया जो है वो हमारा मुंह है जिसमें हमने अनाज को दे दिया है। अब वो पेट में जाकर चक्की की तरह चक्की घिसिंग चक्की घिसिंग चक्की घिसिंग होके उसके अंदर के एनर्जी को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करेगा और फिर पूरे शरीर को ऊर्जा देगा, जिससे हमें एनर्जेटिक रहने में मदद मिलता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का। अब ये जो डायग्राम है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में कि आप मानव के पाचन तंत्र का चित्रण कीजिए, चित्र बनाइए, पिक्चर बनाइए। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसे बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि एक पाइपलाइन होती है, यही है हमारा ग्रसिका जो पाइपलाइन है। जैसे हम मुंह में कोई खाना डालेंगे, ये इसी पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए ये हमारे शरीर में पचने लगेगा। और दूसरी तरफ ये जो पाइपलाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये पाइपलाइन वही पाइपलाइन है जिससे हम खाने के बाद अपने मल का त्याग कर देते, जो अपशिष्ट हमारे पास रह जाता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मल कितना गंदा होता है यार, ये सब क्या अनस्टैंड चीज हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यदि आप
आपके शरीर से ये मल बाहर नहीं आए तो आपकी मौत हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, आप मर जाओगे 100%। इसीलिए शरीर के अंदर से ये पॉटी है या फिर मल है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये अगर आपके शरीर के अंदर रह गया तो आपकी 100% डेथ हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, आपके बचने का तो चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए, ये हमारे शरीर से निष्कासित होना बहुत जरूरी होता है। इसमें कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें यकृत यहाँ पे दिखाया गया है, पित्ताशय दिखाया गया है, अमाशय है, अग्नाशय है, क्षुद्रांत्र है, बृहदांत्र है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बृहदांत मतलब बड़ी आंत। यहाँ पे मलाशय है, गुदा है। इसके अलावा मैंने ग्रंथियों के बारे में भी बताया था, ये मुख्य गुहिका है, लाल ग्रंथि है। ये सब ऑलरेडी हमने यहाँ पे मुख्य गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, गुदा, इन सभी चीजों के बारे में बात किया था ना। यही सारी चीजें मिलके तो पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यही सब चीजें मिलके क्या बनाता है? पाचन तंत्र का यहाँ पे निर्माण करता है। तो इस डायग्राम को और इस नाम को आपको बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है, यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मुख एवं मुख गुहिका क्या होता है। देखिए, भोजन को अंतःग्रहण मुख द्वारा ही होता है। हम सभी व्यक्ति जो है भोजन अपने मुंह से ही करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। ये हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, जब हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे थे तभी मैंने आपको समझाया था कि जो भी भोजन हम अपने मुख से अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। 1 नंबर के लिए ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, दूध के दांत और अस्थाई दांत। आपने अक्सर अपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि अब मेरे बच्चे के सारे दूध के दांत टूट गए हैं। तो दूध के दांत कहने का मतलब ये है कि जन्म लेने के बाद जो बच्चों के अंदर दांत आता है ना, वो दूध के दांत होते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? कई सारे दांत आपके टूटे होंगे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में ही निकलता है, मतलब बचपन में हमारी दांतें निकल जाती है, लेकिन 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं और उसके बाद पुनः दूसरा दांत आता है। ये तो सबके साथ हुआ होगा। कुछ बच्चों के दांत अभी भी टूटते होंगे धीरे धीरे, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके दांत अभी भी टूट ही रहे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। दूध का दांत आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये गाय के दूध का बना हुआ था या भैंस के दूध का बना हुआ था या फिर ऊंट के दूध का बना हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। दूध का दांत कहने का मतलब है कि बचपन वाला, शैशव अवस्था, मतलब जो बचपन के दांत थे उसे हम कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत सभी के निकले होंगे, कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके दांत है ही नहीं। सभी बच्चों के जो दांत है ना, पहले वाले दांत तो सबके टूट गए, अब नया दांत निकला है। इसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। तो दूध के दांत और अस्थाई दांत में समझ में आ गया क्या बात होती है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, व्यक्ति अगर हेल्दी है, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसके दांत जल्दी टूटते नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के लोग जो है वो तरह तरह के पान मसाला, गुटखा, दिस डैट करके अपने दांतों को खराब कर लेते हैं और उनकी दांतें बहुत जल्दी टूट भी जाती है। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक हेल्दी व्यक्ति है, तो उसके दांत पूरे जीवन भर उसके मुंह में बने रहते हैं। वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा उम्र हो गया है, 80-90 के आसपास है, तो शायद दांत टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उस समय तो खैर शरीर के बहुत सारे भागों में आपको परेशानी देखने को मिलता है, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाना, शरीर का सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं करना, दांत का गिर जाना, कान से कम सुनाई देना, चलने फिरने में दिक्कत होना। तो ये सारी चीजें तो वृद्धावस्था के लक्षणों के रूप में हम जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है क्षुद्रांत्र। देखिए, क्षुद्रांत्र जो है वो लगभग 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित नली है। कुंडलित मतलब घुमा हुआ। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होता है, कुछ लिक्विड होता है जो स्रावित होता है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं इसको डिटेल्स में कि ये काम कैसे करता है। यकृत जो होता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, एक थैली होती है जो उदर के ऊपरी भाग में, उदर का मतलब होता है पेट, पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी मतलब दक्षिण ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, एक थैली में जमा होता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय भी कहते हैं। चित्र 2.2 में बताया गया है। आगे की स्लाइड में मैं आपको पित्ताशय के बारे में बताऊंगा।
पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फैट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको पचाने के लिए पित्त रस जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ये भी आपको चित्र 2.2 में बताया गया है, वहां पे चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, उनको जटिल से सरल बना देता है, जिससे वो आसानी से शरीर के अंदर पच सके। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जो कठिन होता है उसे सरल बना देता है। वसा को हम इंग्लिश में फैट कहते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में इसको परिवर्तित कर देता है, जो भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। अभी हम बात कर रहे थे क्षुद्रांत के बारे में, तो देखिए क्षुद्रांत जो है वो यही है। कितनी बड़ी आंत है ये, देखिए कैसे ये एक दूसरे से सांप की तरह कुंडली मारकर चिपका हुआ है पेट के अंदर। इसी के डायग्राम को हम यहाँ पे दिखाने की बात कर रहे थे, तो आपने इस डायग्राम को देख लिया है, समझ भी आ गया होगा आपको डायग्राम। अब हम बात करेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण, कैसे ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पचा हुआ भोजन, जो भोजन पच जाता है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, और ये क्या कहलाता है, ये दीर्घ रोम कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। दीर्घ रोम क्या होता है, या फिर इसे हम रंसाकुर भी कहते हैं। दीर्घ रोम और रंसाकुर मतलब क्षुद्रांत की जो आंतरिक संरचना होती है, उस पे उंगली के टाइप का जो संरचना उभरा हुआ होता है, उसे हम दीर्घ रोम या रंसाकुर। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम जो है वो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में होता है। रुधिर वाहिकाओं को द्वारा इन पचे हुए भोजन से मौजूद जितनी भी चीजें हमें अगर एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है, उसे अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया जाता है, और इसी प्रक्रम को हम स्वांगीकरण भी कहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण भी कहा जाता है। कोशिकाओं की उपस्थित, कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज है, इसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ही होता है, और ये फिर क्या करता है, ऊर्जा छोड़ता है, ऊर्जा को मुक्त करता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, जो इंसान के शरीर में पच ही नहीं पाता, जो पच गया वो तो ठीक है, जो नहीं पच पाया वो अवशोषण नहीं होता, फिर वो क्या होता है, बड़ी आंत में बृहत दंत्र में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में जो चीजें नहीं पचती है उसे फिर वहां कहां भेज दिया जाता है, बृहत आंत में भेज दिया जाता है। फिर से मैं डायग्राम में की तरफ लेके चलता हूं आपको। देखिए बृहत आंत में हमें क्या समझना था, यहाँ पे हमारा डायग्राम है, हमने यहाँ पे बृहत आंत की बात कर रहे हैं, तो ये जो है बड़ी आंत, इसके अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर से फिर वो पचा हुआ जो भोजन बच जाता है वो निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो भोजन नहीं पचता है वो कैसे बड़ी आंतों के अंदर भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है, गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है, पॉटी हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, निष्कासन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो जानवर या जंतु घास खाता है उसके शरीर में पाचन कैसे होता है। तो देखिए जो घास खाते हैं उनके लिए भी आपको जानना जरूरी है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वास्तव में क्या होता है, जानवर जितने होते हैं वो पहले जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, घास वास को फटाफट मुंह में ठूस के अंदर डाल लेते हैं और फिर भंडारित कर लेते हैं, पेट के अंदर ही भंडारित कर लेते हैं, और यह भाग रुमेन कहलाता है। जहां पे वो भोजन को भंडारित कर लेते हैं वो क्या कहलाता है, रुमेन कहलाता है। रुमेनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं पचता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप मवेशियों को देखा होगा तो पहले तो वो खा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं और फिर मुंह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जानवर बैठ के मुंह
चलाते रहते हैं, वो मुंह नहीं चलाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भोजन को पचाते हैं। परंतु बाद में जंतु जंतु जो होते हैं इनके छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, अपने मुख में लाला के जानवर, और उसे चबाता रहता है, तथा जिन्हें वो चबाता रहता है इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। जानवर को देखिए, जानवर यहाँ पे घास खाया, ये नली से होके यहाँ पे उसके स्टॉक हो गया, मैंने बताया था, इसे हम रुमेन कहते हैं। इसमें भी क्षुदांत होते हैं, ग्रासिका होता है, ग्रासिका नली वही होता है जिससे भोजन पेट के अंदर तक पहुंच पाता है। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको चबा चबा के वापस पेट भरते रहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है दस्त क्या है। दस्त को भी समझना जरूरी है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल में बार बार निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेट खराब हो जाता है, हम लूज मोशन हो जाता है, तो क्या होता है, पतला मल जो है वो बाहर आता रहता है, पानी के आकार में मल बाहर आता रहता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग और अपच के कारण होता है। अगर आपके पेट के अंदर सही तरीके से भोजन नहीं पच पा रहा है तो इन कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारत में विशेषकर बच्चों को यह अति सामान्य स्थिति है। भारत में बच्चों को अक्सर हो जाता है, बच्चे अक्सर लूज मोशन की समस्या से प्रभावित होते हैं। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं, जो लूज मोशन देखने सुनने में आपको बड़ा आसान लगता होगा, उससे कई बार इंसानों की जान भी चली जाती है। अगर अधिक मात्रा में लूज मोशन हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। अगर शरीर से पूरा जल ही निकल जाए, लवण निकल जाए, तो ऐसे स्थिति में इंसान की मृत्यु 100% संभव हो जाती है। इसी कारण से कहा गया है इसे आसानी से टालना नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे, बूढ़े या किसी जवान के ही अगर लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उसे सहजता से नहीं लेना चाहिए, उसको आसान नहीं समझना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व, अगर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो उससे पहले रोगी को उबाल कर ठंडा पानी देना चाहिए। कभी कभी उसी पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डालकर उसके घोल पिलाना चाहिए। इसे हम जीवन रक्षक घोल या फिर ORS कहते हैं। आपको दुकान में ORS वगैरह के घोल भी मिल जाते हैं। ORS का घोल इसी दस्त के समय में रोगी को देके उसके अंदर पानी की कमी को पूरा किया जाता है, लवण की कमी को पूरा किया जाता है। जानवर जो होते हैं उनके खाए गए घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो जंतु घास का सेवन करते हैं उनके घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु, हिरन आदि में, रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं। मैंने आपको जीवाणु वाले चैप्टर में, पहले के चैप्टर्स में, पहले के क्लास में समझाया था कि कई बार जीवाणु जो होते हैं वो हमारे मित्र भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। मित्र जीवाणु में जैसे दही के अंदर जो बैक्टीरिया पाई जाती है, दलहन पौधों के अंदर जो बैक्टीरिया पाई जाती है, पेट के अंदर कभी कभी भोजन को पचाने में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, तो ऐसे ही कुछ जीवाणु जानवरों के पेट में भी होते हैं जो उनके भोजन पचाने में उनकी मदद करता है। मैं बता दूं, बहुत से जंतु, खासकर मानव की अगर बात कर ले तो ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, मानव की अगर बात कर ले तो वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखिए, मनुष्य का भोजन अलग है, जानवर का भोजन अलग है। मनुष्य को कभी कच्चा घास खाते हुए देखे हो, पेड़ पौधे को खाते हुए देखे हो, तो इसलिए इनके शरीर की जो बनावट है वो भी अलग अलग है। जानवरों में अगर हम घोड़े की बात कर ले, खरगोश आदि में बड़ी आंत एवं जो क्षुद्रांत्र है, ये थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल भी कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। 2.9 में इसका चित्र बताया गया है। हम 2.9 की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अंधनाल लिखा हुआ है ना, ये अंधनाल है जो जानवरों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से देखना है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जंतुओं के बारे में तो पढ़ लिया, पाचन तंत्र इसमें जंतुओं में भी होता है, मानव में भी होता है, ये भी पढ़ लिया। पहले बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनके तो ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। बहुत सारे ऐसे अभी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं, उनका मुख और भोजन करने की तरीके, द्वार, ये सब कुछ पता नहीं होता। अब हम बात करेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखिए, अमीबा क्या है, अमीबा जो है ना वो जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा हमेशा जलाशयों में पाया जाता है, तालाब में, झील में, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अब मैं जब आपको सूक्ष्म जीव के चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु, इन सभी को तो बताया था। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने कान और
आंख दोनों खोल कर पढ़ें ताकि आपको पहले के चैप्टर में पढ़ाए गए चीजें याद रहें। इनका एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका जैसी द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां या फिर धानियां होती है। 2.10 के चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए ये 2.10 का चित्र है जिसमें अमीबा को दर्शाया गया है। ये साइज होता है अमीबा का, ये उसका डिजाइन है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा जो है वो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। उसका आकार जो है, साइज जो है वो हमेशा वो खुद बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्तक निकालता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पदाभ कहते हैं, अर्थात कृत्रिम पांव। पदार्थ मतलब क्या होता है, कृत्रिम पांव, जो खुद से वो बनाता रहता है। कभी किसी साइज का बन जाएगा, कभी किसी साइज का बन जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं पदार्थ, जो इन्हें गति देने के लिए एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। और ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि वो पानी के अंदर चल सके और अपने भोजन को ग्रहण कर सके। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा खाता क्या है, तो इसे भोजन का आभास होता है। जब इसे भूख लगता है तो यह क्या करता है, खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य कण जो खाने वाले कण होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके खाने के लायक, उसके चारों तरफ ये क्या करता है, पदार्थ बनाता है और फिर उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी जो होता है उसके अंदर वो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस निकलता है और वो उसके भोजन को पचा लेता है। चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है और यहाँ पे प्रमुख शब्दों के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है अवशोषण क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, स्वांगीकरण क्या है, पित्तरस क्या है, मुख गुहिका क्या है, रदनक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतःग्रहण, यकृत, च्वर्णक, ग्रासिका, अग्नाशय, अग्रचक्रवर्णक, पदाभ, रुमेन, रुमिनेंट, लाल ग्रंथि, दीर्घ रोम, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमने पढ़ा है। एक बार आपको पूरे चैप्टर के डिटेल्स के रूप में इन सभी को देखना पड़ेगा। परंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं हैं, भोजन अंतःग्रहण की विधियां हैं एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। इसके अलावा आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथि संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें मुख गुहिका है, ग्रासिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत्र है, बृहतांत्र है, जो मलाशय में समाप्त होती है। और इसमें पाचक रस भी स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में काफी प्रकार से मदद करता है। विभिन्न जीवों के भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग है। जितने भी जीव हैं वो अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से प्रारंभ हो जाता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन को पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय और अग्नाशयिक स्राव एवं रुधिरांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया में भोजन के सभी घटकों को पाचन क्षुद्रांत में पूरा होता है। जितने भी मैंने आपको अभी पेट के अंदर के जो पार्ट बताए थे, जो हमारा फंक्शन है पाचन तंत्रिका में, वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। बिना पचा हुआ भोजन, जो अवशिष्ट भोजन होता है, वो हमारे मल के रूप से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। और इसमें जो अभ्यास के प्रश्न है वो भी आपको करना है, जैसे मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश है। तो इन सारे प्रश्न उत्तर को भी आपको कॉपी में करके आना है और चेक करवाना है। जितने भी प्रश्न उत्तर है उन सभी को चेक करवाना है। इस प्रकार से जो आपका चैप्टर 2 है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।